आज हमारा टॉपिक है भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं, है ना। भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं में जो पहली विशेषता हम लोग नोट करेंगे वो है निर्मित, लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान। निर्मित, लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान। निर्मित, लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान। अब हम लोग समझते हैं कि जो निर्मित संविधान से अभिप्राय ये है कि निर्मित और विकसित ये दो तरह के संविधान दुनिया में पाए जाते हैं। जो निर्मित संविधान है इससे अभिप्राय यह है कि एक संविधान सभा द्वारा एक निश्चित समय सीमा में, है ना, उसका निर्माण किया गया। ठीक है, जैसे हमारी संविधान सभा ने 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन में हमारे संविधान का निर्माण किया। विकसित संविधान क्या होता है? जो समयांतराल में धीरे धीरे लॉन्ग पीरियड में वो विकास को प्राप्त करता है। जैसे ब्रिटेन का संविधान जो है वो विकसित संविधान का बेस्ट एग्जाम्पल है। निर्मित संविधान में हमारा भारत का संविधान है, अमेरिका का संविधान है, और देयर आर नंबर ऑफ कंट्रीज वेयर रिटन कॉन्स्टिट्यूशन और इनेक्टेड कॉन्स्टिट्यूशंस आर फाउंड, है ना। अब हम आप आगे देखें, निर्मित है। लिखित से अभिप्राय ये है कि भारतीय संविधान के अधिकांश उपबंध लिखित रूप में पाए जाते हैं। भारतीय संविधान के अधिकांश उपबंध लिखित रूप में पाए जाते हैं। दुनिया में लिखित और अलिखित ये दो तरह के संविधान पाए जाते हैं, है ना, लिखित एवं अलिखित। अलिखित संविधान से अभिप्राय ये होता है कि जिसके अधिकांश उपबंध अलिखित हैं। अलिखित संविधान से ये कदापि अभिप्राय नहीं है कि वो पूरी तरह से अलिखित है ना। अलिखित संविधान से अभिप्राय ये है कि वो अंशतया लिखित है और अधिकांशतया अलिखित है। और लिखित संविधान से अभिप्राय ये है कि जिसके अधिकांशतया उपबंध लिखित रूप में पाए जाते हैं और वो भी अंशतया अलिखित है। जैसे भारतीय संविधान में आप देखें कि शून्य काल के बारे में कहीं पर वर्णन नहीं है। शून्य काल का वर्णन भारतीय संविधान में कहीं भी नहीं किया गया है ना। लेकिन शून्य काल है 12 बजे के बाद, है ना, उसके बाद 1 बजे तक बाकायदे शून्य काल होता है, जिसमें कुछ सदस्य जो है वो लंच करने चले जाते हैं, शेष सदस्य बाकायदे वो बैठ करके परिचर्चा में भाग लेते हैं। तो इस तरह से पता ये लगा कि हमारा संविधान लिखित संविधान है, जिसके अधिकांश उपबंध जो है वो लिखित रूप में पाए जाते हैं। ठीक, निर्मित, लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान। सर्वाधिक व्यापक संविधान से अभिप्राय ये है कि दुनिया में जितने भी संविधान हैं उन संविधानों में हमारा संविधान सबसे विशाल है। इसको विशाल इस रूप में भी समझ सकते हैं कि हमारे संविधान में 395 अनुच्छेद शुरुआत में ही थे। 395 अनुच्छेद, है ना। आज हम देखते हैं अनुसूचियाँ कितनी हैं हमारे संविधान में? 12 अनुसूचियाँ हैं और 25 भाग हैं। तो इस तरह से आप देखें 100 से ज़्यादा हम संशोधन कर चुके हैं। तो हमारा संविधान दुनिया का सबसे विशाल है। कनाडा का अगर देखें तो 128 अनुच्छेद हैं, ऑस्ट्रेलिया का देखें 143 अनुच्छेद हैं, और वहाँ सबसे विकसित देश अगर हम यूएसए को देखें तो वहाँ 7 अनुच्छेद हैं। तो पता ये लगा कि हमारा संविधान दुनिया का सबसे विशालतम संविधान है। अब प्रश्न ये अराइज होता है कि हमारा संविधान दुनिया का सबसे विस्तृत संविधान क्यों है? ये इतना विशाल क्यों हो गया? तो इसकी वजह यह है कि अगर हम अमेरिका के संविधान को देखें तो अमेरिका का एक तो जो संघ का संविधान है, और इसके अलावा जो 50 राज्य हैं वहाँ राज्यों के संविधान अलग हैं। हमारे संविधान में संघ एवं राज्य, है ना,
दोनों की व्यवस्थाएं इसमें वर्णित की गई हैं। संघ में कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, इनके उपबंधों को बहुत विस्तार से वर्णन किया गया है। ठीक है। इसके अलावा आप देखें, मौलिक अधिकारों का विशाल अध्याय है, नीति निर्देशक सिद्धांत हैं, और इसके अलावा फिर जितने भी हमारे राज्य हैं, तो राज्यों के सारे उपबंध, राज्यों की विधायिकाएं कैसे काम करेंगी, कार्यपालिकाएं कैसे काम करेंगे, इन सभी का वर्णन हमारे इसी मौलिक संविधान में सभी उपबंधों का उल्लेख है। इसलिए हमारा संविधान ये सबसे विशाल हो गया। कॉज नंबर 1। कॉज नंबर 2 है कि हमारे संविधान को वकीलों का स्वर्ग कहा जाता है। किसका स्वर्ग कहा जाता है? हाँ, पैराडाइज ऑफ लॉयर्स, वकीलों का स्वर्ग कहा जाता है। यानी वकील कभी संक्षिप्त में बात नहीं करते, वो बाल की खाल निकालते। तो ऐसी कंडीशन में हमारे संविधान का निर्माण विधि विशेषज्ञों ने किया। हालांकि दुनिया के प्रत्येक देश के संविधानों का निर्माण विधि विशेषज्ञ करते हैं, लेकिन हमारे संविधान को इस श्रेय कुछ ज़्यादा ही मिला। चाहे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हों, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हों, पंडित जवाहरलाल नेहरू हों, ये सभी के सभी बैरिस्टर थे। अधिकांश सदस्य जो है बैरिस्टर थे। तो इस तरह से आप देखें, वकीलों का ये पैराडाइज बना और हमारा संविधान बहुत ही विशाल हो गया। तीसरी बात ये है कि हमारे संविधान निर्माता चाहते थे कि कोई भी बात भविष्य के जनता के लिए, नीति नियंताओं के लिए, निर्माणकर्ताओं के लिए छोड़ी ना जाए। अधिकांश बातों का वर्णन कर दिया जाए। चूँकि देश की अधिकांश जनता उस समय अशिक्षित थी, तो इन दैट केस जो है सारी बातें, कोई बात छोड़ी नहीं गई संविधान में, हर चीज़ को विस्तार से लिखा गया। इसलिए भारत का संविधान दुनिया का सबसे विशाल संविधान बन गया। अब एक अन्य विशेषता का हम आपके साथ वर्णन करेंगे कि हमारा संविधान में संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया। संसदीय शासन प्रणाली हमारे संविधान की प्रमुख विशेषताओं में से एक है। हमने संसदीय शासन प्रणाली को अडॉप्ट किया है। संसदीय शासन प्रणाली से अभिप्राय यह है कि सरकार के जो 3 अंग होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, तो उनमें 2 अंग, कार्यपालिका और विधायिका के अंतः संबंध के आधार पर 2 तरह की शासन प्रणालियां पाई जाती हैं, संसदीय शासन प्रणाली और अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली। जहाँ पर कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है, वहाँ संसदीय शासन प्रणाली पाई जाती है। और जहाँ कार्यपालिका और विधायिका दोनों अलग अलग काम करते हैं, शक्तियों का पृथक्करण पाया जाता है, वहाँ अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली पाई जाती है। जैसे कि अमेरिका है ना, हमारे देश में, ब्रिटेन में, ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में, सभी जगह संसदीय शासन प्रणाली पाई जाती है। तो संसदीय शासन प्रणाली का सीधा सीधा सरल सा अभिप्राय ये है कि जहाँ पर कार्यपालिका अर्थात मंत्रिमंडल वो विधायिका के लोकप्रिय सदन अर्थात लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है, जवाबदेह है, इसलिए हम कहेंगे कि हमारे देश में संसदीय शासन प्रणाली पाई जाती है। नंबर 2, संसद, संविधान हमारा संप्रभु है, संसद हमारी संप्रभु है, कई मामलों में न्यायपालिका हमारी संप्रभु है। तो संसदीय चूँकि शासन प्रणाली है और संसद में प्रतिनिधियों का चुनाव जनता करती है, तो ऐसी कंडीशन में संसद को कुछ ज़्यादा ही शक्तियाँ दी गई हैं कि संसद पब्लिक वेलफेयर में, जनता के कल्याण के लिए अधिक से अधिक कानूनों का निर्माण कर सकती है, संविधान में संशोधन भी कर सकती है। तो इस तरह आप देखें, दूसरा संसदीय शासन प्रणाली का अभिप्राय एक ये भी है कि जहाँ पर कार्यपालिका का जो मुखिया है उसके पास नाम मात्र की शक्तियाँ होती हैं। कार्यपालिका का मुखिया कौन होता है? राष्ट्रपति।
राष्ट्रपति के पास केवल ही इज कॉल्ड नॉमिनल हेड, ही इज कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशनल हेड एंड ही इज कॉल्ड हेड ऑफ द स्टेट। सारा सब कुछ होने के बाद जो नाम मात्र का संप्रभु है हमारा कार्यपालिका का प्रधान। ये संसदीय शासन प्रणाली की विशेषता है। क्योंकि हमने अडॉप्ट किया अपने संविधान को ब्रिटेन से, तो ब्रिटेन में भी जो राजा और रानी हैं उनके पास भी नाम मात्र की शक्तियाँ हैं, और एक लंबे कालखंड में पहले राजा रानी वहाँ प्रमुख होते थे, लेकिन धीरे धीरे पब्लिक प्रेशर में और राजा ने भी देखा कि संसद को अधिक से अधिक काम सौंप दिए जाएं, और हमें तो सारी सुविधाएं मिल ही रही हैं, हम केवल वॉच एंड सी वाला काम करें। तो ऐसी कंडीशन में जाहिर है कि संसद ज़्यादा प्रभावशाली हो। संसद के कानून निर्माण की शक्तियाँ इतनी ज़्यादा हैं कि संसद किसी भी तरह के कानून का निर्माण कर सकती है। ब्रिटेन की संसद के बारे में किसी विद्वान ने कहा कि संसद मृतक को जिंदा और जिंदा को मृतक घोषित कर सकती है, बस केवल इतना नहीं कर सकती कि पुरुष को स्त्री और स्त्री को पुरुष नहीं बना सकती, बिकॉज इट इज इम्पॉसिबल। ठीक है, तो ये यहाँ से आप समझ सकते हैं कि संसद के पास बहुत अधिक शक्तियाँ हैं। तो संसदीय शासन प्रणाली हमारे यहाँ पाई जाती है। क्लियर। अब इसके अलावा आप देखें कि हमारे यहाँ केंद्र और राज्य सरकार के संबंधों के आधार पर दो प्रकार की शासन प्रणालियाँ और पाई जाती है। केंद्र राज्य संबंध, संघात्मक शासन प्रणाली एवं एकात्मक शासन प्रणाली। यानी हमारे देश में संघात्मक एवं एकात्मक शासन प्रणाली का मिश्रण पाया जाता है। अब प्रश्न उठता है कि संघात्मक शासन प्रणाली का अर्थ क्या होता है। संघात्मक शासन प्रणाली से अभिप्राय ये है कि जहाँ पर केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों का क्लियर कट बंटवारा हो, विभाजन हो पूरी तरह से। आप देखें हमारी 7वीं अनुसूची में 3 सूचियों का वर्णन है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। ठीक है, तो यहाँ आप देखें कि बाकायदे संघ सूची में संघ की शक्तियों का वर्णन किया गया है, राज्य सूची में उन क्षेत्रीय विषयों को रखा गया जिन पर कानून राज्य सरकारें बनाएंगी, और समवर्ती सूची में ऐसे विषयों को सम्मिलित किया गया है जो केंद्रीय एवं क्षेत्रीय दोनों महत्व के हैं। ठीक है, तो इस तरह आप देखें कि केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा, विभाजन किया गया है। दूसरा, संघात्मक शासन प्रणाली देश में पाई जाती है। इसको जानने के लिए ये भी जरूरी है कि और क्या विशेषताएं हैं। जहाँ संघात्मक शासन प्रणाली होती है वहाँ संविधान निर्मित होता है एवं लिखित होता है। तो हमारे यहाँ निर्मित एवं लिखित संविधान पाया जाता है। ठीक, दोनों विशेषताएं विद्यमान हैं। और इसके अलावा आप देखें एक और विशेषता है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। वो विशेषता ये है कि जो हमारी न्यायपालिका है, जहाँ जहाँ संघात्मक शासन प्रणाली होगी, चाहे अमेरिका हो या अपना देश हो, तो न्यायपालिका को स्वतंत्र एवं निष्पक्ष बनाए कि वो स्वतंत्र रहेगी कार्यपालिका और विधायिका से, है ना, निष्पक्ष निर्णय लेगी। ठीक है, उसको विधायिका और कार्यपालिका से लगभग पृथक रखा जाएगा। अब आप देखें एक विदेशी विद्वान का एक कथन, केसी बियर कहता है कि भारत का संविधान अर्ध संघ है, इट इज अ क्वासी फेडरल। क्या कहता है वो? कि ये पूर्ण संघ नहीं है। अब ये प्रश्न अगर आपके एग्जाम में आता है तो हाउ यू विल हैव टू डिफाइन इट, आप इसे कैसे डिफाइन करेंगे कि भारत का संघ अर्ध संघ नहीं है बल्कि पूर्ण संघ है, अर्ध संघ नहीं है बल्कि पूर्ण संघ है। तो आप देखें केसी बियर चूँकि अमेरिका का विद्वान है, उसने अमेरिका की संघात्मक शासन प्रणाली के दर्शन किए और उस आधार पर फिर उसने कंपैरिजन किया
हमारे संविधान का और हमारी संघात्मक शासन प्रणाली को, तो उसने ये पाया कि ये अमेरिकन मॉडल पर बेस्ड नहीं है, इसलिए उसने अर्धसंघ कह दिया। जैसे अमेरिकन संघ अपने तरह का एक अलग संघ है, वहाँ आप देखें कि बाकायदे दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। दोहरी नागरिकता है, संघ की अलग नागरिकता होती है, स्टेट की अलग है। अगर आप फिलाडेल्फिया में रहते हैं या वर्जीनिया में रहते हैं तो वहाँ की नागरिकता अलग और एक नागरिकता यूएसए की मिलती है। हमारे यहाँ इकहरी नागरिकता है, केवल कि हम ओनली वी आर इंडियन, तो इकहरी नागरिकता। दूसरा, वहाँ पर केंद्र का संविधान अलग है और राज्यों के संविधान अलग है। दूसरा यह है कि वहाँ जैसे हमारी जो राज्यसभा है तो वहाँ पर सीनेट है, तो सीनेट 50 राज्यों में 2-2 सदस्य वहाँ चुनकर पहुँचते हैं। हमारे यहाँ जो सीनेट की जगह जो वैसा ही सदन, उच्च सदन राज्यसभा है, तो राज्यसभा में बराबर अनुपात में सदस्यों का चुनाव नहीं होता है। हमारे यहाँ जनसंख्या का अनुपात माना गया कि जिस राज्य की जितनी ज़्यादा जनसंख्या होगी वहाँ से उतने अधिक सदस्य चुनकर राज्यसभा में पहुँचाए जाएंगे। तो आप देखें ये बहुत सारे वेरिएशंस हैं जिनके आधार पर जो अमेरिका का संविधान है वो अलग है और जो हमारा भारत का संविधान अलग है। लेकिन हम केसी बियर के इस कथन से सहमत नहीं हैं, चूँकि संघात्मक शासन प्रणाली की जो 3 प्रमुख विशेषताएं वो हमारे संविधान में पाई जाती हैं। नंबर 1, निर्मित एवं लिखित संविधान का पाया जाना, वो है हमारा। दूसरा है कि केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन, तो बाकायदे 7वीं अनुसूची में हमने 3 सूचियों के माध्यम से केंद्र एवं राज्यों के बीच क्लियर कट शक्तियों का विभाजन कर दिया। तीसरी विशेषता होनी चाहिए स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका, तो वो भी हमारे यहाँ पाई जा रही है। तो ऐसी कंडीशन में हम इस कथन को इस आधार पर प्रूव करेंगे कि केसी बियर चूँकि अमेरिकन विद्वान थे और उन्होंने हमारे संघ की तुलना अमेरिका से की, इसलिए उन्हें ये अर्धसंघ नज़र आया। हमारा पूर्ण संघ है और अपने तरह का एक विशेष संघ है। वैसे भी हमारी संघात्मक शासन प्रणाली कनाडा के ज़्यादा नज़दीक है। अगर प्रश्न पूछा जाए कंपटीशन में कि हमने संघात्मक शासन प्रणाली कहाँ से ली है, तो हम अमेरिका